नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू इनसाइट्स इट। आज मैं आपको 2018 की एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है द बोट। बिना किसी देरी के चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। कहानी माल्टा के खूबसूरत समुद्री तट से शुरू होती है, जहां हमारी मुलाकात जो नाम के एक आदमी से होती है। वो अपनी छोटी मोटरबोट को समुद्र की सैर पर ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। वो धीरे धीरे नाव को आगे बढ़ाता है, पानी की संकरी गुफाओं से सावधानी से गुजरता है और आखिरकार खुले विशाल समुद्र में पहुंच जाता है। कुछ पल के लिए जो अपने आसपास की शांति और सुकून का आनंद लेता है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। अचानक कहीं से घना कोहरा छा जाता है और जो को कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, वो नाव को वापस मोड़ने और लौटने का फैसला करता है, लेकिन ठीक उसी पल नाव को एक जोरदार झटका लगता है, जैसे वो पानी के नीचे किसी बहुत बड़ी चीज से टकरा गया हो। इस टक्कर से वो लगभग नाव से बाहर ही गिर जाता है, लेकिन वो ठीक समय पर खुद को संभाल लेता है, अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में कि आखिर हुआ क्या है। जो को दूर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। पानी पर एक बड़ी यॉट नाव बिना किसी दिशा के बह रही है। उसके किनारे पर ELS नाम लिखा हुआ है, यह उम्मीद करते हुए कि शायद कोई उस पर सवार हो, जो बार बार मदद के लिए आवाज लगाता है। हेलो? लेकिन समुद्र शांत ही रहता है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर जो अपनी छोटी नाव को उस यॉट से मजबूती से बांध देता है और जांच पड़ताल करने के लिए यॉट के डेक पर चढ़ जाता है। वहां उसे जो कुछ मिलता है वो बहुत बेचैन करने वाला है। लग्जरी यॉट पूरी तरह खाली है, बोट पर कहीं कोई क्रू नहीं है, और भी अजीब बात यह है कि किचन में खाने पीने की चीजें पूरी तरह भरी हुई है, जैसे कि बोट के मालिक बिना किसी वार्निंग के गायब हो गए हो। जो यॉट का रेडियो ट्राई करने का फैसला करता है और आसपास के पानी में किसी को भी मदद के लिए बुलाता है, बदकिस्मती से कोई जवाब नहीं देता। Sailing vessel ALS for Valletta Port Control. Over. टेंशन और भी बढ़ जाती है जब जो डेक पर लौटता है और उसे पता चलता है कि कुछ नामुमकिन हुआ है। वो छोटी बोट जिसे उसने ध्यान से ELS से बांधा था अब गायब हो गई है। वो बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह गायब हो गई है। जो दूरबीन से होराइजन को देखता है, लेकिन घना कोहरा अभी भी उस एरिया को घेरे हुए है, जिससे वो समुद्र के बीच में फंस गया है। तभी उसे समझ आता है कि वह फंस गया है। फिर अचानक जैसे रहस्यमय तरीके से वह आया था, वैसे ही कोहरा छट जाता है। उसके आसपास का समंदर अब पूरी तरह खाली है। कोई और ऑप्शन न होने पर जो ELS का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि आगे क्या करना है, जो डेक के नीचे चला जाता है। अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। जो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और खुद को समझाता है कि शायद ये सिर्फ हवा की वजह से हुआ होगा, कि अब यॉट के अंदर का माहौल काफी ज्यादा बेचैन करने वाला लग रहा था। फिर भी अपना ध्यान भटकाए बिना जो यॉट पर मिला एक नक्शा देखता है और जो भी औजारों से मिलते हैं उनका इस्तेमाल करके इंजन पर काम करना शुरू कर देता है। कुछ कोशिशों के बाद ELS का इंजन आखिरकार फिर से चालू हो जाता है। बहुत राहत महसूस करते हुए जो जल्दी से पतवार संभालता है और सबसे नजदीकी किनारे की ओर यॉट को ले जाने लगता है। वो एक बार फिर मदद के लिए रेडियो का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि बाहर कोई उसकी आवाज सुन लेगा, लेकिन रेडियो पूरी तरह से खामोश रहता है। जो अब परेशान होने लगता है। I am lost. I repeat, I am lost. Do you read me? Over. फिर यॉट के किनारे के पास खड़े होते हुए वो अचानक फिसल जाता है और लगभग पानी में गिर ही जाता है। एक और अजीब घटना तब होती है जब जो बाथरूम जाने का फैसला करता है, एक मामूली सा फैसला जो जल्द ही एक और मुसीबत की शुरुआत बन जाता है। एक बार फिर बाथरूम का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो जाता है, जिससे जो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो लॉजिकल बने रहने की कोशिश करता है और मान लेता है कि यह सब हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि वो गलत है। काम खत्म करने के बाद वो दरवाजा फिर से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि दरवाजा अब पूरी तरह से जाम हो गया है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बाहर से बंद कर दिया हो। घबराकर जो अपनी जेबें टटोलता है और उसे एक सिक्का मिलता है। वो उस सिक्के से दरवाजे के ताले के बोल्ट खोलने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि वह दरवाजा जबरदस्ती खोल पाएगा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं। फिर अपनी बढ़ती हुई हताशा के बीच जो का ध्यान बाथरूम के एक कोने में पड़ी एक परेशान करने वाली चीज पर जाता है। दीवार पर खून का एक गहरा धब्बा लगा हुआ है। उस खौफनाक निशान को देखकर उसे एक और भी बुरी बात का एहसास होता है। हो सकता है कि इस नाव पर वो अकेला न हो। बिना कोई समय बर्बाद किए जो एक कैंची उठाता है और दरवाजे का ताला जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कितनी भी जोर क्यों न लगा ले दरवाजा टस से मस नहीं होता। फिर तनाव और भी बढ़ जाता है जब जो को अचानक बाहर रखे रेडियो से किसी की आवाज सुनाई देती है।
उस संदेश में चेतावनी दी जाती है कि एक बहुत बड़ा मालवाहक जहाज उनकी तरफ बढ़ रहा है और उसे तुरंत वहां से हट जाने की हिदायत दी जाती है ताकि किसी जानलेवा टक्कर से बचा जा सके। जो ने जल्दी से बाथरूम की छोटी खिड़की से झांका और सचमुच स्टील की एक विशाल दीवार तेजी से सीधे उसकी तरफ बढ़ रही थी। बाथरूम के अंदर फंसा हुआ जो कार्गो जहाज का ध्यान अपनी ओर खींचने की बेताब कोशिश करता है। वो छोटी सी खिड़की से कपड़े के टुकड़े लहराता है, इस उम्मीद में कि जहाज पर मौजूद कोई उसे देख लेगा। लेकिन वो विशाल जहाज बिना धीमा हुए आगे बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि जब जो अपना सिर बाहर निकालकर तब तक चिल्लाता है जब तक उसका गला दुखने नहीं लगता, तब भी कोई उसे नहीं सुनता। तभी जो को खिड़की के पास लटकी हुई एक रस्सी दिखाई देती है और अचानक उसके मन में एक जोखिम भरा विचार आता है। वो जल्दी से रस्सी को नाव के प्रोपेलर की तरफ फेंकता है, इस उम्मीद में कि इससे यॉट की गति धीमी हो जाएगी। यह आइडिया सचमुच काम कर जाती है। ईएलएस की गति धीमी होने लगती है, लेकिन घबराहट में जो एक भयानक गलती कर बैठता है। उसे पता भी नहीं चलता कि रस्सी उसके अपने गले में भी लिपट जाती है। कुछ ही सेकंड में कसती हुई रस्सी उसका गला लगभग घोंट ही देती है। किस्मत से अपनी बची खुची आखिरी ताकत लगाकर जो खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है। पूरी तरह से थककर वो जमीन पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। ठीक उसी पल एक जोरदार टक्कर से यॉट हिल उठती है, क्योंकि कार्गो जहाज जोर से ईएलएस से टकराता है। कुछ देर बाद डेक के बाहर से कुछ आवाजें सुनकर जो की नींद खुल जाती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद रेस्क्यू क्रूज दल आ गया है, इसलिए वह अपनी बची खुची ताकत लगाकर मदद के लिए जोर से चिल्लाता है। लेकिन एक बार फिर चारों ओर सन्नाटा छा जाता है और उसे कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ ही देर बाद जो देखता है कि प्रोपेलर में फंसी हुई रस्सी अब टूट चुकी है और अब कुछ और भी बुरा होने लगता है। बाथरूम में धीरे धीरे पानी भरने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जमीन पर भर रहा ये पानी समुद्र का खारा पानी नहीं है, यह मीठा पानी है। इस बात से जोर को यकीन हो जाता है कि शायद कोई सचमुच उसके साथ कोई क्रूर खेल खेल रहा है। डर के मारे जो की आवाज कांपने लगती है और वो गिड़गिड़ाकर गुजारिश करने लगता है कि उसे आजाद कर दिया जाए। वो ये समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई चोर नहीं है और वो तो बस यॉट की जांच पड़ताल करने के लिए ही उस पर चढ़ा था। लेकिन एक बार फिर उसे जवाब में बस वो गहरा सन्नाटा ही मिलता है। ऐसा महसूस होता है मानो वो सन्नाटा इस बात की पुष्टि कर रहा हो कि नाव पर किसी और के होने का जो को शक था वो शायद गलत ही था। बदकिस्मती से जो की तकलीफें तो अभी बस शुरू ही हुई है। जल्द ही उसके शरीर में पानी की भारी कमी, डिहाइड्रेशन होने लगती है। जब उसके पास कोई और चारा नहीं बचता तो अपनी जान बचाने के लिए जो आखिरकार बाथरूम की जमीन पर जमा हुआ वो रहस्यमयी मीठा पानी ही पी लेता है। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि अचानक ताजे पानी का बहाव पूरी तरह से रुक जाता है और कुछ ही पल बाद हालात और भी डरावने हो जाते हैं। बाथरूम में फिर से पानी भरने लगता है, लेकिन इस बार जो को जल्दी ही एहसास होता है कि उसके चारों ओर खारा समुद्री पानी है। घबराहट और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वह देर होने से पहले पानी को बाहर निकालने के लिए जो कुछ भी ढूंढ सकता है उसका इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। अचानक एक तेज तूफान आता है और ईएलएस से जोर से टकराता है। इस अफरा तफरी के बीच जो को एक और अजीब आइडिया आता है। वह एक रेजर ब्लेड पकड़ता है और एक छोटे से छेद से हाथ डालकर यॉट की पाल को कंट्रोल करने वाली रस्सी को काटने की कोशिश करता है। भले ही उसकी उंगलियां रेजर ब्लेड से कटी हुई हैं और जल रही हैं, जो हार मानने को तैयार नहीं है। उसके जिंदा रहने के पक्के इरादे के आगे दर्द अब कोई मायने नहीं रखता। आखिर में रस्सी टूट जाती है, पाल गिर जाता है और यॉट की चाल अचानक रुक जाती है। थोड़ी राहत महसूस करते हुए जो जल्दी से खिड़की को कसकर बंद कर देता है और बढ़ते पानी से बचने के लिए सिंक के ऊपर सिकुड़कर बैठ जाता है। पूरी तरह से थक हार कर वो आखिरकार उसी तंग और असहज स्थिति में सो जाता है। लेकिन जब सुबह होती है और जो जागता है तो उसका सामना एक भयानक सच्चाई से होता है। पानी बढ़कर उसकी गर्दन तक पहुंच चुका है। कड़ाके की ठंड से उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया है। अपनी बची खुची ताकत का इस्तेमाल करते हुए जो बाथरूम के दरवाजे पर बार बार लाते मारना और अपना शरीर पटकना शुरू कर देता है। लेकिन दरवाजा फिर भी खुलने से इनकार कर देता है। इस मोड़ पर आकर जो की उम्मीद टूटने लगती है। वो धीरे धीरे इस बात को स्वीकार कर लेता है कि शायद वो इसी छोटे दम घोटने वाले कमरे के अंदर मर जाएगा। फिर अचानक दरवाजे से एक हल्की सी क्लिक की आवाज आती है। जो पास जाता है और एक नामुमकिन बात का एहसास करता है, ताला अपने आप खुल गया है। इस बात पर अब भी यकीन करते हुए कि कोई जानबूझकर उसे सता रहा है, जो तेजी से बाहर निकलता है और यार्ड के हर कोने में उस व्यक्ति को ढूंढता है
जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन हर जगह जांच करने के बाद उसे वही परेशान करने वाली सच्चाई पता चलती है, याट अब भी पूरी तरह से खाली है। वो सचमुच अकेला है। ये समझते हुए कि तूफान के दौरान हुए नुकसान की वजह से एलिस किसी भी पल डूब सकता है, जो तय करता है कि उसे जल्दी कुछ करना होगा। वो डेक से कई लाइफ बॉय तैरने वाले गोले इकट्ठा करता है और उन्हें बाथरूम के एक टूटे हुए दरवाजे के नीचे बांध देता है, जिससे एक साधारण इमरजेंसी राफ्ट नाव बन जाती है। बिना कोई समय बर्बाद किए जो उस कामचलाऊ राफ्ट को समुद्र में उतार देता है और उस पर चढ़ जाता है। वो दूर से एलिस को देखते हुए चप्पू चलाकर दूर जाने लगता है, उस पल का इंतजार करते हुए जब वह यॉट आखिरकार लहरों के नीचे डूब जाएगी। लेकिन शांत खुले समुद्र में काफी देर तक बहते रहने के बाद जिस बात का उसे डर था वो कभी नहीं होती। एलिस लगातार स्थिर तैरता रहता है, मानो उसके ढांचे को कुछ हुआ ही न हो। तभी जो को एक बहुत डरावनी बात समझ आती है। समुद्र के बीचों बीच एक छोटी सी राफ्ट पर रहना यॉट पर वापस लौटने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। भारी मन से वह तय करता है कि बचने का एकमात्र असली मौका यही है कि वह वापस एलिस पर चढ़ जाए। जो तुरंत काम में जुट जाता है। उसे जहाँ भी कोई छेद दिखता है उसे बंद कर देता है, ताकि यह पक्का हो सके कि यॉट पानी पर तैरती रहे। वो केबिन में भरे पानी को निकालने के लिए एक साधारण पंप भी बना लेता है। ऐसा करते समय उसे अचानक एहसास होता है कि यॉट का रेडियो असल में अभी भी काम कर रहा है। उम्मीद से भरकर जो ट्रांसमीटर के जरिए बार बार मदद के लिए संदेश भेजता है, लेकिन एक बार फिर कोई जवाब नहीं आता। Mayday, Mayday. This is sailing vessel Aeolus requiring assistance. थोड़ी देर बाद मरम्मत पर ध्यान देते हुए जो को दूर एक बड़ा जहाज दिखाई देता है, जो इतना करीब लगता है कि वहां पहुंचा जा सके। एलिस पर हुई सभी घटनाओं से उपजे डर और सदमे से घबराकर वो तेजी से अपनी इमरजेंसी राफ्ट पर कूद जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जहाज की ओर चप्पू चलाने लगता है। लेकिन कुछ बहुत ही डरावना होता है। यॉट एलिस अपने आप चलने लगती है, मानो उसका अपना कोई दिमाग हो। वो नाव पानी में जो का पीछा करने लगती है, लगभग ऐसा जैसे वो उसे भागने ही न देना चाहती हो। इस खौफनाक पल के बाद आखिरकार जो को सच पर यकीन करना ही पड़ता है। एलिस कोई साधारण यॉट नहीं है, ये कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक चीज है, कुछ ऐसा जिसके पास कोई क्रूर अलौकिक शक्ति मौजूद है। आखिरकार रात हो जाती है और जो खुले समुद्र के अंधेरे में अकेला ही बहता रह जाता है। जैसे जैसे डर उसे जकड़ता जाता है, अचानक उसकी नजर पानी की सतह के नीचे किसी हलचल पर पड़ती है। एक पल के लिए वो घबरा जाता है, लेकिन पानी के नीचे जो आकृतियां उसे दिखती हैं, वे असल में डॉल्फिन का एक झुंड होता है जो उसकी नाव के चारों ओर खेल कूद रहा होता है। कुछ देर के लिए डॉल्फिन के अपने आसपास तैरने से जो का अकेलापन दूर हो जाता है। गहरे अंधेरे समुद्र के बीच उनकी मौजूदगी उसे थोड़ी राहत देती है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अंधेरे में से एलिस एक बार फिर सामने आता है और डॉल्फिन तुरंत ही डरकर इधर उधर भाग जाती है, मानो वे उसकी मौजूदगी से सहम गई हो। अब तक कड़ाके की ठंड के कारण जो का शरीर कमजोर पड़ने लगा था। कोई और चारा न देखकर वो भारी मन से वापस उस भूतिया यॉट पर चढ़ जाता है। मन में अब भी बेचैनी लिए हुए वो सीधे एक कमरे में जाता है, खुद को एक कंबल में लपेट लेता है और आखिरकार पूरी तरह से थक जाने के कारण सो जाता है। अगली सुबह जब जो की नींद खुलती है तो वह खुद को बेहद कमजोर महसूस करता है। खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी नजर एक परेशान करने वाली चीज पर पड़ती है। एलिस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। ऐसा लगता है मानो कोई सचमुच उस यॉट को चला रहा हो, जो तेजी से डेक की तरफ भागता है, ये देखने के लिए कि आखिर इसे कौन कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि डेक का दरवाजा अब बाहर से कसकर बंद है। उलझन में और ज्यादा से ज्यादा घबराया हुआ जो को अचानक बाथरूम की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए उसे कमरे के कोने में छिपा हुआ एक छोटा सा दरवाजा मिलता है, एक ऐसी चीज जिस पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। ये सोचकर कि शायद ये भागने का कोई रास्ता हो, जो उसे खोलता है और रैनकर अंदर चला जाता है। वो जगह असल में एक छोटा सा स्टोर रूम निकलता है, जो लाइफ जैकेट से भरा हुआ है। वो एक छोटी सी खिड़की की तरफ चढ़ने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि शायद वो उस रास्ते से बाहर निकल पाए, लेकिन खिड़की बंद है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जिस दरवाजे से वो अंदर आया था वो अचानक उसके पीछे जोर से बंद हो जाता है और उसे उस तंग स्टोर रूम में फंसा देता है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कमरे की घुटन भरी खामोशी में जो को अचानक अपने ऊपर डेक पर भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। इस आवाज से वो खौफ से भर जाता है। बेबस होकर वो बार बार खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इस बीच एलिस आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे एक छोटे से तटीय शहर के करीब पहुंचता है। एक ऐसा शहर जो शायद जो के लिए इस बुरे सपने से बचने का आखिरी मौका हो।
खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए। जो चिल्लाने लगता है और यॉट को रोकने की भीख मांगता है। बेचैनी उस पर हावी हो जाती है और वह रोने भी लगता है क्योंकि तकलीफ कभी खत्म नहीं होती। जल्द ही स्टोरेज रूम के अंदर की हालत और भी खराब हो जाती है। हवा पतली होने लगती है। जो को सांस लेने में मुश्किल होती है और धीरे धीरे उसे होश खोने लगता है। जब वो हार मानने ही वाला होता है तो कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। दरवाजा अचानक अपने आप खुल जाता है। अभी भी शक होने पर जो को लगता है कि यह यॉट को कंट्रोल करने वाली किसी भी ताकत की कोई और बेरहम चाल हो सकती है। फिर भी वो सावधानी से बाहर निकलता है और डेक की ओर बढ़ता है। वहाँ उसे जो मिलता है उससे वो चौंक जाता है। ईएलएस पहले ही छोटे शहर के घाट के पास एकदम सही जगह पर डॉक कर चुका है। बिना एक सेकंड बर्बाद किए जो यॉट से ठोस जमीन पर कूद जाता है। वो ताजी हवा की गहरी सांस लेता है, राहत से भर जाता है और आखिरकार उसे यकीन हो जाता है कि वो बच निकला है। लेकिन जैसे ही वो शहर को एक्सप्लोर करना शुरू करता है उसे कुछ बहुत गलत लगता है। जगह सुनसान लगती है, हर जगह पुरानी इमारतें हैं, लेकिन जिंदगी का कोई निशान नहीं है। सुरक्षा के लिए एक धातु की छड़ को पकड़ना जो खाली सड़कों पर चलता है, ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उस बुरे सपने के पीछे कौन हो सकता है जिससे वो अभी अभी बच गया है। माहौल बेचैन करने वाला है, सब कुछ अजीब तरह से शांत लगता है। थोड़ी देर बाद जो को अचानक हार्बर से इंजन की आवाज सुनाई देती है। जब वो मुड़ता है तो वह देखता है कि ईएलएस धीरे धीरे डॉक से निकल रहा है। जो तुरंत उसके पीछे दौड़ता है, ये देखने की कोशिश करता है कि वो शापित यॉट कहाँ जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो काफी पास पहुंच पाता, ईएलएस रहस्यमय तरीके से खुले समुद्र में गायब हो जाता है और जो वहीं हैरान चुपचाप खड़ा रह जाता है। जैसे ही फिल्म अपने आखिरी पलों में पहुंचती है, जो को आइलैंड पर बिना किसी मकसद के घूमते हुए देखा जाता है। उसे अपने आसपास की चीजों से पूरी तरह अनजान महसूस होता है, लेकिन कुछ देर चलने के बाद वो आखिरकार आइलैंड के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है और वहां जो देखता है वो उसे वहीं रोक देता है। ये ठीक वही जगह है जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी छोटी नाव जो पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, अब किनारे पर बड़े करीने से बंधी हुई है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दूर लोगों का एक समूह पानी के पास अपनी छुट्टियां मनाते हुए दिखाई देता है, जो वहां आए किसी भी तूफान या आतंक से पूरी तरह बेखबर है। और फिल्म के अंतिम रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य में कैमरा उस संकरी समुद्री गुफा की ओर लौटता है जो खुले समुद्र की ओर जाती है। क्षितिज पर दूर ईएलएस की परछाई धीरे धीरे एक बार फिर उभरती है, जो पानी में इस तरह तैर रही होती है मानो वो बड़े सब्र से अपने अगले शिकार की तलाश कर रही हो। तो इस कहानी का सबक ये है कि अगर आपको कभी समुद्र के बीचों बीच कोई आलीशान यॉट अकेली तैरती हुई मिले, जिसमें मुफ्त खाना हो और कोई मालिक ना हो, तो बस अपने काम से काम रखें और घर चले जाएं। क्योंकि उस नाव को साफ तौर पर गुस्से की समस्या है, तो ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।